Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG. इस लेक्चर में हम आर्टिकुलर कार्टिलेज, फंक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट स्टेबिलिटी एंड कॉमन जॉइंट इंजरीज के मुतालिक डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करें तो ये एक डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लुब्रिकेट करता है जॉइंट को। 1 से 5 मिलीमीटर थिक होता है, सॉफ्ट पोरस एंड परमिएबल हाइड्रेटेड लेयर होती है जो कि जिसमें जब वो एम्बेड होते हैं कॉन्डोसाइट्स, और ये ओवरऑल जब वो जॉइंट की जो सरफेस है उसमें जो बोन की मूवमेंट है उसमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट सर्फेसेस। सो ये इसका जो वो मेन फंक्शन होता है। अब देखा जाए तो ये आपको एक नी जॉइंट की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें आपकी फीमर है और ये आपकी टिबिया है। ये इसका जो एपिफाइसिस ऑफ द फीमर दिखाया गया, इसमें आपको ये जो वाइटिश एरिया है, दिस वन इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट। इस तरीके से आपके ये मेनिस्काई के नीचे जो है वो आपकी टिबिया के जो प्लेटो को देखा जाए तो यहाँ पे जो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। इससे कि ये पटेला तो इसकी भी इस सरफेस पे जब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होती है। सिंपली सेइंग कि आर्टिकुलर कार्टिलेज हर उस जगह मौजूद होगी जहाँ पर आपके सनोविल जॉइंट्स जो वो उसमें बोन्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो मेन फंक्शन है वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर नोन टू बी द कॉन्डोसाइट्स। ये कॉन्डोसाइट जो वो बेसिकली कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, embedded in a matrix collagen fibers, proteoglycans and the non-collagenous proteins। इसमें आपके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोटीग्लाइकन प्रोटीन्स होती हैं और कुछ अदर प्रोटीन्स होती हैं जिसके अंदर जब वो कॉन्डोसाइट जब वो एम्बेड होते हैं। अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो सो कॉन्डोसाइट्स मेंटेन एंड रिस्टोर द कार्टिलेज फ्रॉम वेयर एंड टेयर। दिस एबिलिटी डिमिनिशेस विद एजिंग, डिजीज एंड इंजरी। अब देखो जो जाए तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन ये होता है कि जॉइंट की सर्फेसिस को स्मूथ बनाया जाए और फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके कॉन्डोसाइट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, ये जो बॉडी की वेयर टेयर ज़्यादा हो जाता है या इंजरी आती है तो उसके रिजल्ट में जब वो फ्रिक्शन का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उसमें जब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जॉइंट डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, that is because of the decrease in the ability of the articular cartilage। अब अगर जो इनकी अंडरलोडिंग हो आर्टिकुलर कार्टिलेज की, क्या होता है? इट डिफॉर्म एंड एक्सूड द सनोविल फ्लूइड इन एरिया अंडर द लोड सक्ड इन फ्रॉम अदर एरिया। दूसरे एरिया से यहाँ पे जो वो फ्लूइड जो वो सक इन हो जाता है। परमेबिलिटी इज डिक्रीज्ड इन एरिया अंडर लोड। At low loading, the rate at low loading rate, cartilage solid component resists load. At rapid loading rate, fluid sustains pressure। अब हम आर्टिकुलर कार्टिलेज की फंक्शन की बात करें, सो कार्टिलेज कैन रिड्यूस अप टू 50% ऑफ द कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। जब बोन्स आपस में इन कॉन्टैक्ट आती हैं, जो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है, तो 50% की हद तक जब वो सिर्फ जब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से वहाँ पे स्ट्रेस जब वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन प्रेजेंट इज 17 to 33%, ये डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एरियाज इतनी जो उसमें मौजूद होती है। कार्टिलेज ऑफ नी इंक्रीजेज इन वॉल्यूम विद हाइट। जैसे इससे आपकी हाइट बढ़ती है तो उसमें भी जब वो जब उसमें लोडिंग ज़्यादा होती है तो कार्टिलेज की जब वो हाइट भी बढ़ जाती है। विगरस स्पोर्ट्स काजेज फास्टर एक्यूमुलेशन। जैसे जैसे आप ज़्यादा विगरस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो जॉइंट पे जब वो स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो उसके रिजल्ट में जब वो बॉडी अपने आप को जब वो एक्यूरेट करने के लिए जब वो उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा करती है। मेल टेंड टू गेन फास्टर अमाउंट ऑफ द कार्टिलेज ग्रोज विद एज इन चिल्ड्रन। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे वैसे जब कार्टिलेज जब वो ग्रो करती है उनकी। नेक्स्ट इज द आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज बेसिकली कार्टिलेज की ही जो एक सब टाइप, इसमें जब वो फाइबरस टिश्यू भी मौजूद होता है।
soft tissue disc or the menisci that intervene between the articulating bones menisci of the नी। जैसे ये आपको नी उसका जो वो टिबिया का जो प्लेटू है वो दिखाया गया है। इसकी यहाँ पे ये दो जो रिंग्स दिखाएंगे आपको, ये मेनिस्काई हैं। दे आर द फाइब्रोकार्टिलेज, दे आर मेड अप ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज। अब इनका मकसद ये है कि ये आपको शॉक एब्जॉर्प्शन का जो वो फंक्शन परफॉर्म करे। यहाँ पर अगर कोई जब आप लोडिंग करते हैं तो यहाँ पे जो शॉक आता है, इसमें जो वो प्रेशर आता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से आपकी दो जो हिप बोन्स हैं, ये जो सिम्फिसिस प्यूबिस है, यहाँ पे जो एक फाइब्रोकार्टिलेज जो वो जॉइंट मौजूद होता है और इसका भी फंक्शन जो वो यहाँ पे शॉक एब्जॉर्प्शन है। इस तरीके से आपका जो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है दैट इज आल्सो द फाइब्रोकार्टिलेज। अब फाइब्रोकार्टिलेज का फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 इसकी जो वो डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड्स ओवर द जॉइंट सर्फेसिस, जॉइंट सर्फेसिस पे जब वो ये लोड की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इम्प्रूविंग द फिट ऑफ द आर्टिकुलेशन, दो जो बोन्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होती, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे आपकी फीमर और टिबिया आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे ये आपका मेनिस्काई जो है मौजूद, इसकी जो वो कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो दो जो बोन्स हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी को मेंटेन करता है। लिमिटिंग स्लिप बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन, दो जो बोन्स हैं उनको स्लिप को प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिंग द जॉइंट पेरिफेरी, लुब्रिकेटिंग द जॉइंट, उसको जब वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। एब्जॉर्बिंग शॉक एट द जॉइंट, हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्टिब्रास की लेवल दिखाया गया और उसमें दरमियान में जो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वो ट्रांसेक्शन लिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसके जो वो आउटर रिम्स होते हैं एनुलस फाइब्रोसिस जिनको नाम देते हैं, और इनर जो वो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। तो ये जो वो आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज के बने होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज कुशन्स बिटवीन द वर्टिब्रेई, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल्स बाय स्प्रेडिंग द लोड। ये जो वो लोडिंग अगर एक पॉइंट पे तो उसको जो वो पूरे उसके जो सरफेस एरिया पे जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी मदद से उस पर जो स्ट्रेस लेवल जो वो कम हो जाता है। दूसरे जो स्ट्रक्चर्स जो कि हेल्प करते हैं इसको जॉइंट की स्टेबिलिटी को, उनमें आपके पास टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स की हम बात करें तो दे डोंट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें किसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी नहीं होती। दे आर स्लाइटली एक्सटेंसिबल, दे आर कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल देन द टेंडन्स। इफ़ इंजर्ड, रिकन्स्ट्रक्शन इज़ ओनली बाय द सर्जरी, सिर्फ सर्जरी के साथ जो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर ये कम्प्लीटली टेयर हो चुके हैं तो। हाइपरट्रॉफी एंड एट्रोफी इज़ पॉसिबल, अगर इन पे लोडिंग ज़्यादा आएगी विद इन लिमिट्स तो ओवर द टाइम अपने आप को ये जब वो स्ट्रेंथन करते जाएंगे। अगर इन पे लोडिंग नहीं है तो ये एट्रोफी की तरफ भी जा सकते हैं। स्ट्रेंथ इज़ प्रोपोर्शनेट टू इट्स एंटागनिस्ट, इसकी मतलब ये है कि जो उसके एंटागनिस्टिक जो फोर्सेस हैं उसके लिहाज से इनकी स्ट्रेंथ होती है। अगर क्वाड्रिसेप्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपके जब वो ACL भी उसके मुताबिक अपने आप को लोडिंग को मेंटेन करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा विद इन द लिमिट्स। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज़ दी जॉइंट स्टेबिलिटी। जॉइंट कैसे अपने आप को स्टेबल रखता है। द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू रेजिस्ट द एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, दो जो बोन्स जो आपस में इन कॉन्टैक्ट है उनको अपनी जगह पे फिक्स रखना, दैट इज़ द जॉइंट स्टेबिलिटी। क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो इनमें रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो जो मेजर टर्म्स दैट आर द क्लोज पैक पोजीशन और ओपन पैक पोजीशन। पहले हम इनके मतलब डिस्कस करते हैं भाई क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है। अ जॉइंट पोजीशन इन विच आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैव देयर मैक्सिमम एरिया ऑफ कंटैक्ट विद ईच अदर, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे दो जो बोन्स हैं आपस में मैक्सिमम एरिया शेयर करती हैं। दो जो बोन्स आपस में मैक्सिमम एरिया पे जब वो इन कांटेक्ट होती हैं उसको हम जब वो क्लोज पैक पोजीशन का नाम देते हैं। इट इज़ इन दिस पोजीशन दैट द जॉइंट स्टेबिलिटी इज ग्रेटेस्ट। इस पोजीशन में क्लोज पैक पोजीशन में जब वो जॉइंट जब वो मैक्सिमली जब वो स्टेबल होते हैं। क्या इसके दो पॉइंट्स हैं। स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम
एंड द कॉन्टैक्ट एरिया इज मैक्सिमम। ये आपने याद रखना है, जब भी आपने क्लोज पैक पोजीशन की बात करनी है किसी भी जॉइंट की, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया एंड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लूज पैक या फिर ओपन पैक पोजीशन की बात करें, द पोजीशन ऑफ जॉइंट वेयर इट इज अनलॉक्ड एंड फ्री टू मूव। ऐसी पोजीशन जहाँ पे जब वो दो जो कॉन्टैक्ट बोन्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट मिनिमम हो और जो वो दे आर फ्री टू मूव, उस ऐसी पोजीशन को हम ओपन पैक या लूज पैक पोजीशन कहते हैं। द क्लोज पैक पोजीशन अकर्स फॉर द नी, रिस्ट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ये बात कर रहे हैं कि जब आप फुली एक्सटेंशन में होगी, जब आपकी नी फुली एक्सटेंडेड होगी, रिस्ट फुली एक्सटेंडेड होगी, तो वो मैक्सिमली जब वो स्टेबल होगी, मैक्सिमली जो उसमें जब वो स्टेबिलिटी होगी। इसकी बजाय जो एंकल है वो जब फुली डॉर्सिफ्लेक्शन में होगा तो तब वहाँ पे मैक्सिमल जो वो स्टेबिलिटी होगी। शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन, जैसे जैसे अगर दो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उनकी सरफेसेस ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस होंगी, वो जॉइंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें हम एग्जांपल लें अगर हिप जॉइंट की और शोल्डर जॉइंट की। अब हिप जॉइंट में दो जो बोनी सर्फेसेस हैं इनके आपस में कॉन्ग्रुएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इस लिहाज से जितना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया आपस में कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। और इसके बजाय आपका जो शोल्डर जॉइंट है, तो यहाँ पे जब इनका सरफेस एरिया हिप जॉइंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी, जो बोनी स्टेबिलिटी है वो कंपैरिजन में कम है। शोल्डर जॉइंट इसलिए जो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसलोकेशन के देन टू द हिप जॉइंट। नेक्स्ट जो दूसरे स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं जॉइंट को स्टेबल रखने में, इनमें हमारे पास लिगामेंट्स और मसल्स हैं। जैसे नी एंड शोल्डर की हमने ऑलरेडी बात की। द एंगल ऑफ पुल ऑफ टेंडन pulls joint surfaces closer and increasing the stability. When the muscles are fatigued, cause injury to the ligament and the joint. अब देखो ज़रा कि अगर यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो कि इसको स्टेबल रखा हुआ है, तो अगर मसल फटीग हो जाएंगे तो ये जॉइंट सैग करेगा और देयर आर चांसेस के लिगामेंट्स या जो जॉइंट की सर्फेसेस पे इंजरी आ सके। ये जैसे आपको नी जॉइंट दिखाया गया, तो यहाँ पे आपके जो मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स या फिर जो आपके हैमस्ट्रिंग या फिर जो वो एडक्टर्स या फिर जो वो दूसरे मसल्स के अराउंड जो है मौजूद है नी जॉइंट के, अगर ये वीक होंगे तो सारा स्ट्रेस इसके जो या तो फिर इन लिगामेंट्स पे आएगा, जैसे ये कोलेटरल लिगामेंट है या फिर ACL या PCL जॉइंट है, लिगामेंट्स हैं, इन पे जो वो लोडिंग आएगी, या फिर जब वो इनकी जो वो बोन्स हैं इन पे जब वो स्ट्रेस आएगा। तो अगर मसल वीक होंगे तो इनमें चांसेस हैं कि ये ज़्यादा जब वो डिसलोकेट हो जाए। At the knee joint, the stability is derived primarily from the tension in the ligaments and the muscle that cross the joint. अब stretching or rupturing of the ligament at a joint can result in abnormal motion of the articulating bones ends with subsequent damage to the articulating surface. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का हमारा पार्ट है, दैट इज़ दी कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड पैथोलॉजीज। हम जो मोस्ट कॉमन जो चार जो इम्पोर्टेंट इंजरीज हैं इनमें हमारे पास स्प्रेन्स, डिसलोकेशंस, बर्साइटिस और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में हमारे पास जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऑस्टियो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस के और भी बहुत सी सब टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्लिनिकली हमें प्रेजेंट करती हैं इनमें हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो वो काउंट होती हैं। स्प्रेन्स की बात करें, एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स लीड्स टू स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ द लिगामेंट। स्प्रेन नॉर्मली जब वो लिगामेंट की वजह से होता है, तो लिगामेंट वगैरह एक्स्ट्रा एक्सेसिव जब वो स्ट्रेस आए उसकी वजह से जब वो लिगामेंट जब वो पार्शल और कंप्लीट टेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो वो कॉमन अराउंड द एंकल, जैसे लेटरल साइड ऑफ द एंकल पे डेल्टॉइड लिगामेंट होता है, तो उसकी जो वो चांसेस होते हैं कि वो टेयर हो जाए। अब इसकी क्लासीफाई किया जाता है स्प्रेन को 3 डिग्रीज पे। फर्स्ट डिग्री ये होती है कि माइल्ड, टेंडर और स्वेलिंग होती है इसमें। सेकंड डिग्री पे जब वो ब्रूजिंग होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है और इसकी रेंज ऑफ मोशन जो वो कम होती है। अगर उसको मूव करें तो वो मूव करने से जब वो आपको पेन फील होता है। थर्ड डिग्री पे जो वो पार्शल और कंप्लीट टेयर होता है और जो जॉइंट जो वो अनस्टेबल हो जाता है थर्ड डिग्री पे, और इसमें जब वो
पेन जो वो बहुत मिनिमल होती है 3rd डिग्री में। नेक्स्ट इज द डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स एट अ जॉइंट। किसी भी जॉइंट पे जो आर्टिकुलेटिंग, जैसे आपका शोल्डर की डिसलोकेशन है, तो जब भी किसी दो जो बोन्स आपस में जॉइंट बना रही हैं, अगर वो इसको डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम जब वो डिसलोकेशन का नाम देते हैं। रिजल्ट फ्रॉम फॉल्स और अदर मिस शेप्ड इन्वॉल्विंग अ large magnitude of force. Common sites for dislocation include the shoulders, fingers, knees, elbows, and jaws. Symptoms include deformity, intense pain, swelling, numbness, and loss of function of the joint movement. बर्साइटिस की हम बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया कि बर्सास बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी बोनी सर्फेसिस या फिर टेंडन और टेंडन और बोन के दरमियान या फिर स्किन और बोन के दरमियान एक कुशन लाइक जो वो वेजिकल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन को, और वहाँ पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो अगर बर्सास की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम जब वो बर्साइटिस का नाम देते हैं। सो बर्साइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा। Bursa are fluid-filled sacs that provide the cushion between the bones and muscles and skin and bone. Both smooth movement, repetitive and acute kind of bursitis हो सकती है। ये ऑन रिपीटेशन हो, बार बार हो रही हो मूवमेंट, तो उसकी वजह से भी हो सकती है क्रोनिक, या फिर अगर एकदम उसके जो किस किस्म की जो इंजरी है तो उसमें वजह से एक्यूट भी जो वो बर्साइटिस हो सकती है। सिम्टम्स क्या है इसकी? स्वेलिंग, पेन विद मूवमेंट, जैसे आपकी कैल्केनियल बर्साइटिस है, जैसे जो रनर्स हैं जो वो रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें जब वो कैल्केनियल एरिया में जब वो पेन होता है उसको हम जब वो कैल्केनियल बर्साइटिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द आर्थराइटिस। दो किस्म की जो नॉर्मली हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस बेसिकली जो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेसिस है, इन्फ्लेमेटरी जो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं जॉइंट सर्फेसिस में, उनमें जब हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। एक हमारे पास रोमेटॉइड है, ये एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है और ये ज़्यादा सिवियर होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब वो एक ज़्यादा कॉमन है और ये स्लो प्रोसेस है और ये ओवर द ओल्ड एज होता है, और ये जब वो मिडिल एज में जो मोस्टली होता है, और ये जब वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। नॉर्मली जब आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होता है तो उसकी वजह से जब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब वो प्रेजेंट करता है। और जो अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन में किसी इरिटेशन हो, वहाँ पे जब वो ऑटोम्यून डिजीज़ की वजह से जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको जब हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं। ये नॉर्मली जो एडल्ट्स में होता है 20 to 40 ईयर्स, और ये मोस्टली जब वो ओल्ड एज या फिर एल्डरली में जब होता है। इन्फ्लेमेशन, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, पेन एंड लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ये इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं। इसमें जब वो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, ऑस्टियोफाइट्स ज़्यादा जो वो बोनी स्पर्स जो बन जाते हैं वो उसमें ज़्यादा कॉमन है। पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ये दिखाया गया आपको नॉर्मल जॉइंट एक, और इसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो वो दोनों के दरमियान जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये इसमें जो दिखाई गई है, या आपकी जो कार्टिलेज है ये जो डैमेज हो जाती है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जब वो स्प्रेड कर जाती है। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और किसी किस्म की कोई और आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इस वीडियो के एंड पे जो वो कमेंट करके जो वो मुझे बता सकते हैं।